हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड टर्म लोन अप्रेजल, और इस टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मीनिंग को बताती है। पहला देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। या फिर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी का एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। या फिर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को इवेलुएट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को इवेलुएट करते हैं और जानते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देखो, आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आप इस प्रोजेक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। इसीलिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली में ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो? तो ये आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के थ्रू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम बेसिकली प्रोजेक्ट से जुड़ा जो भी कॉस्ट है, जो भी यहाँ पर बेनिफिट है, जो भी यहाँ पर रिस्क है, उसका प्रॉपर तरीके से इवोल्यूशन करते हैं और कंपैरिजन करके पता लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, और इससे जो रेवेन्यू मिलेगी कंपनी को वो 60 लाख की होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देख सकते हो कि एक्सवाइजेड कंपनी इस प्रोजेक्ट से 10 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होता, जैसे अगर कंपनी को सिर्फ 40 लाख रुपए रेवेन्यू होता, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का कंपनी को लॉस हो जाता, तो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंपनीज की बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज द टाइप ऑफ नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं ना तो हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, और उन मेथड्स को आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वो दो कैटेगरीज कौन सी है? एक होती है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स और एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ये जो दो मेथड है इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि प्रेजेंट में जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में 1,000 रुपये पड़ा हुआ है और अगर सेम पैसा हमें एक फ्यूचर डेट पे मिलता है, जैसे आपको 5 साल के बाद 1,000 रुपये मिल रहा है, तो एक्चुअली में इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, बल्कि जो प्रेजेंट में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अगर वही सेम पैसा आपको फ्यूचर में मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मनी के पास ना अर्निंग पावर होती है। एक मनी जो है, एक पैसा जो है वो पैसे को कमाता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको इन्वेस्ट कर दोगे तो इसके ऊपर आप अच्छा खासा जो है वो रिटर्न कमा पाओगे। ओके, तो जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है वो इस चीज को नहीं मानता है, यानी कि वो प्रेजेंट में जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और फ्यूचर में जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको सेम ही मानकर जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो करता है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट उसने की 2015 के अंदर की, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 5 साल के बाद 60 लाख रुपए की रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपका जो ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है ना वो क्या करेगा, सीधे सीधे 50 लाख को 60 लाख के साथ कंपेयर कर देगा, और यहाँ पर जो टाइम है उसको कंसीडर नहीं करेगा। यानी कि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या करेगा, 60 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया है, 50 लाख की कॉस्ट है, तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? 10 लाख रुपए। ये आपको बता देगा, फिर आप इसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर लोगे। पर यहाँ पर एक मेन जो चीज है कि ये जो 60 लाख रुपए है वो आपको 5 सालों के बाद मिलने वाला है।
कितने बाद? 5 सालों के बाद। तो इस चीज को तो कंसीडर किया गया ही नहीं है, इसीलिए हमारे कई बार डिसीजन जो है वो गलत हो जाते हैं, और ये एक लिमिटेशन होती है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन सी हमारी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। पहला है पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो रहेगा पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के अंदर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पे बैक पीरियड मेथड के साथ जो है वो रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पे बैक पीरियड मेथड। कौन सी स्टेटमेंट पे बैक पीरियड मेथड के रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। पहली ऑप्शन देखो, पे बैक पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज तो आपको बता दूं कि पे बैक पीरियड मेथड के अंदर, पे बैक पीरियड मेथड के अंदर सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट का या फिर प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है उसे जो है वो निकाला जाता है। ये पे बैक पीरियड क्या होता है, बेसिकली देखो, आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगा उस टाइम पीरियड को हम पे बैक पीरियड कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि जब कंपनी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो पहले साल उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट जनरेट करके देता है, दूसरे साल भी 2 लाख और तीसरे साल 1 लाख। तो 3 सालों के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख रुपए वो रिकवर हो जाती है, यानी कि कंपनी के पास वापस आ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो बेसिकली 5 साल का है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पे बैक पीरियड वो टाइम होता है जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हम रिकवर कर लेते हैं प्रोजेक्ट से, ठीक है। पे बैक पीरियड के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, तो जो उनका पे बैक पीरियड है, और नॉर्मली जिस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड होता है वो कम होता है उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा माना जाता है। जैसे मान के चलिए दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और बी, तो इन्वेस्टमेंट सेम है 5 लाख और 5 लाख। कैश फ्लो की बात करें, पहले साल 2 लाख, दूसरे साल भी 2 लाख, तीसरे साल 1 लाख। बी की बात करें तो 5 साल तक 1-1 लाख रुपए जो है वो जनरेट करके देगा। तो इसका जो पे बैक पीरियड है वो है 5 साल, इसका जो पे बैक पीरियड है वो 3 साल। तो हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे और इसका पे बैक पीरियड कम है, 3 साल है, तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है पे बैक पीरियड मेथड के रिगार्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज द पे बैक पीरियड कैलकुलेटेड इफ द एनुअल कैश इनफ्लो इन द सेम ईच ईयर। मतलब हम पे बैक पीरियड कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ना, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो है, यानी कि जो फ्यूचर में आपको हर साल पैसा मिल रहा है वो हर साल सेम है, तो उस केस में आप पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे। जैसे मान के चलिए आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, ठीक है, और आपको हर साल 1 लाख रुपए जो है वो मिल रहा है, हर साल 1 लाख रुपए, यानी कि पहला साल हुआ 1 लाख मिला, दूसरा साल हुआ फिर से 1 लाख, तीसरा साल हुआ फिर से 1 लाख, ठीक है। तो इस केस में आप पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे। देखो इस केस में पे बैक पीरियड निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके जो भी यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो भी यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आपको डिवाइड करना है एनुअल कैश इनफ्लो के साथ, एनुअल कैश इनफ्लो के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 लाख है तो 5 लाख को आपको डिवाइड करना है 1 लाख के साथ, और अगर आप डिवाइड करो तो ये सीधा सीधा 5 साल आ जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो 5 ईयर है, ओके। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, कंपनी ए ने एक मशीन यहाँ पे जो है वो परचेज की है 1 लाख रुपए की, और उसका जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो 20,000 रुपए है। अब हमें यहाँ पर पे बैक पीरियड निकालना है। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो सेम है, हर साल हमें 20,000 रुपए जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना उसे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है जो एनुअल कैश इनफ्लो है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए की है और इसे आपने डिवाइड करना है 20,000 रुपए के साथ। तो 1 लाख को जब आप 20,000 के साथ डिवाइड करोगे तो ये सीधा सीधा आपका 5 ईयर्स आ जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो 5 ईयर्स है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी ए परचेज अ मशीन ऑफ 1 लाख एंड द एनुअल कैश इन्फो इज 20,000, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। और सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Company have purchased a machine of 70,000. The expected annual cash inflow for 5 years given in the table below. Calculate the payback period. ठीक है, तो देखो कंपनी ए ने एक मशीन यहाँ पर परचेज किया 70,000 रुपीज की, और 5 सालों का जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है ये इस तरीके से दिया हुआ है। पहले साल 15,000, दूसरे साल 18,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 10,000 और पांचवें साल जो है वो 12,000 है। ठीक है, अब हमें इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालना है। देखो अगर जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो सेम है हर साल तब तो बहुत इजी है, पर अगर डिफरेंट है तो वहां पर अलग फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ता है हमें। जैसे यहाँ पर देखिए हर साल हमें अलग कैश इनफ्लो जो है वो रिसीव हो रहा है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ना आपको यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है वो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जैसे पहले साल तो 15,000 हुआ, उसके बाद दूसरे साल 18,000 आपको और मिल गए, तो 15,000 तो पहले से ही आपके पास है, 18,000 और मिल गए, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 33,000। ठीक है, उसके बाद 20,000 रुपये और मिल गए, तो ये हो गया 53,000 यानी कि 53,000। उसके बाद 10,000 रुपये और मिल गए, तो ये हुआ 63,000। ठीक है, और फिर 12,000 मिले, तो ये हो गया यहाँ पर 75,000। ठीक है, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी यहाँ पर 70,000 की है। तो देखो यहाँ तक अगर हम 4 साल तक बात करें तो ये सीधा सीधा 4 इयर्स आपके आए। यहाँ तक हमने 63,000 जो है वो रिकवर कर लिए हैं। हमें 7,000 और जो है वो रिकवर करने हैं, पर नेक्स्ट ईयर ना हमें 12,000 जो है वो रिकवर हो गए। ठीक है, यानी कि हमें देखना है कि 7,000 कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो गए, तो वो कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपकी रिकवर होनी थी, जैसे 7,000 रुपीज हमें चाहिए थे और जो टोटल हुआ है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आपका 7,000 को हमें डिवाइड करना है 12,000 के साथ, और ये कितना आ गया यहाँ पर 0.58, ये आपका ईयर्स में आया है। ठीक है, तो अब आपको अगर पेबैक पीरियड निकालना है तो 4 इयर्स तो आपका सीधा सीधा ही था, और 0.58 और चाहिए आपको टाइम पीरियड, ये आ गया 4.5 इयर्स, तो लगभग 4.5 साल का टाइम पीरियड है आपका यहाँ पर पेबैक पीरियड। ठीक है, तो अगर डिफरेंट अमाउंट आती है तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके डन। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द पेबैक पीरियड एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्रिटिशियन। अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हो, किसी मशीन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हो, तो वहां पर अगर आप पेबैक पीरियड का यूज करते हो तो क्या क्या डिसएडवांटेज आपको फेस करनी पड़ेगी? सबसे पहले देखो ये ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, ये आपके डिसीजन को इतना गलत कर देगा कि आपको फ्यूचर में पछतावा होगा आपके डिसीजन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद साथ के साथ ना ये पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज होते हैं उसको इग्नोर कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए और बी प्रोजेक्ट है। ठीक है, 5-5 लाख रुपए दोनों में आपने इन्वेस्ट किए। डन। प्रोजेक्ट ए ने पहले साल 2 लाख रुपए, दूसरे साल 2 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए जनरेट किया, और उसके बाद इसने कोई कैश इनफ्लो जनरेट ही नहीं किया। उसके बाद बी की बात करें तो इसने 5 सालों तक तो 1-1 लाख रुपए जनरेट किया, उसके बाद 6वें साल भी 1 लाख रुपए जनरेट किया, 7वें साल भी 1 लाख जनरेट किया। ठीक है, तो एक्चुअली में कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है? अगर आप देखो ध्यान से तो ये प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि यहां पर आपको 7 लाख का कैश इनफ्लो मिल रहा है और यहां पर सिर्फ आपको 5 लाख का कैश इनफ्लो मिल रहा है। पर ये जो मेथड है ना वो पेबैक पीरियड के बाद का जो कैश फ्लो होता है उसको कंसीडर ही नहीं करता है। यानी कि सिर्फ देखा 5 साल में 1-1 लाख रुपए मिला, बस इसको कंसीडर किया, उसके बाद क्या मिल रहा है उसको कोई ध्यान ही नहीं देता, और यहाँ पर भी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड होता है, तो ये तो एडवांटेज हुई, डिसएडवांटेज नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले देखो, इट कैलकुलेट्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये मेथड भी पेबैक पीरियड के जैसा ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस मेथड के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब कंपेयर करते हैं आपस में, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से हम एनुअल एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, यानी कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, वो हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दोनों में आपने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है ना? अब देखो ए ने जो प्रॉफिट कमाया है, मतलब ए प्रोजेक्ट से जो हमें प्रॉफिट होगा, पहले साल हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, फिर दूसरे साल 2 लाख का, और तीसरे साल 1 लाख का। और जो बी है उसने 1-1 लाख रुपए यहाँ पर जो है 3 साल तक प्रॉफिट कमाया, तो हम सिर्फ 3 सालों का यहाँ पर मान के चल रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो 3 सालों का ही है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एनुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि हर साल ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका प्रोजेक्ट ए का जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो है 1.66 लाख। ठीक है, और इसका अगर हम निकालें तो ये तो सीधा सीधा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1 लाख, इसका 1 लाख प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.66 लाख, अगर हम 1,66,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू कर दो 100, तो ये परसेंटेज होगा 33.2%। और इसका अगर हम निकालें तो ये आपका हो गया यहाँ पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये आपका सीधा सीधा 20% हो गया। अब इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है 33.2%, तो इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेथड समझा दिया। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सही है। उसके बाद ARR मेथड प्रोवाइड अ सिंपल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बाय द कंपेयरिंग द एवरेज एनुअल प्रॉफिट टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो परसेंटेज मैंने निकाली है ना 33.2%, और ये आपका यहाँ पर 20%, ये आपका ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे जो परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो निकाल रहे हो। ठीक है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है बियॉन्ड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, इसको कंसीडर करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है हमारे दूसरे मेथड के साथ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 फॉर द नेक्स्ट 8 years. Calculate the ARR for the project and determine whether it meets the company's minimum required rate of return which is 12%. ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको ARR जो मेथड है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी जिस प्रोजेक्ट की ज्यादा होगी आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पर एक्चुअली में हम इस अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो और वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो कि इस प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली देखो, जब हम किसी प्रोजेक्ट का ARR निकालते हैं, अगर वो आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट किया है कंपनी ने उससे ज्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कम है तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि कंपनी का जो एनुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 90,000 रुपीज का है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज का है, और कंपनी ने जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट किया वो 12% का है। यानी कि जो ARR है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और अगर ये 12% से ज्यादा होगा तो हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट, अगर हमको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना तो वो कैसे निकलता है, तो जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी कि जो 90,000 रुपीज है ये डायरेक्टली हमें गिवन है, वैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आपने यहाँ पर डिवाइड कर देना और इनटू कर देना है 100। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये आपका 15% आ गया। तो जो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, और ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से 3% ज्यादा है, तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड मेथड है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप सिस्टमैटिक वे में CCP एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको CCP का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और ये जो वीडियोस होती है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होती है, और इन वीडियोस की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में CCP एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हो। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगह पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन ABF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप आसानी से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक कंपनी परचेजेज अ मशीन ऑफ 1 लाख हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल जनरेट प्रॉफिट एज फॉलोज, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो 1 लाख की है, जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रहे हैं पहले साल 40,000 है, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 50,000 और चौथे साल 25,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर AR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होगा, वो कैसे निकलेगा। तो देखो जो 4 साल का प्रॉफिट है उसे कर दो ऐड, फिर ईयर्स के साथ डिवाइड कर दो, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस ये आपका 25,000। ठीक है, फिर इसको आपने 4 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो आप इसे पहले ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 40,000, फिर 30,000, फिर 50,000 और फिर आपका 25,000। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड करोगे 4 के साथ, तो ये आपका यहाँ पर 36,250 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 36,250, इसको डिवाइड करना है 1 लाख के साथ और इंटू कर देना है 100। ठीक है, तो ये 36,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आपका आ गया 36.25%। ये आपका क्या है यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक इनकॉर्पोरेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल की टेक्निक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। पहला देखो क्या है, पे बैक पीरियड, दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैसे काम करता है, ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालते हैं, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहता है तो हम इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होता है तो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके जो कैश इनफ्लोज हैं जो आपको फ्यूचर में मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू में से आपको माइनस कर देना है जो आपके कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलिए कंपनी ए, उसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 2015 के अंदर, और उसने जो इन्वेस्ट किया वो है 50 लाख रुपए। ठीक है, तो 2015 के अंदर ये जो कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 5 साल के बाद 2020 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो 60 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अब ये जो 60 लाख रुपए है ये 2020 में, हमें जानना है कि इन 60 लाख की वैल्यू आज प्रेजेंट में क्या है, यानी कि 2015 के अंदर कितना है। तो हम ये कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जो है वो यूज करेंगे और उससे इसे डिस्काउंट करेंगे, और 2015 के अंदर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो हम निकालेंगे। तो मान के चलिए 60 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू 2015 के अंदर निकल कर आई है वो 55 लाख है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 55 लाख में से, ये क्योंकि कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 55 लाख है ना, इसमें से जो कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 50 लाख रुपए उसे माइनस करो, तो डिफरेंस जो है वो 5 लाख है, और ये जो 5 लाख का डिफरेंस है ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और इस केस में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल है और इसमें आप इन्वेस्ट जो है वो कर दोगे। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग करेक्ट है। अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो ये इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, यानी कि हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेगेटिव एमपीवी इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल, तो गलत है। देखो नेगेटिव एनपीवी बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉस में जाएगा। उसके बाद एनपीवी इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपनी परचेज अ मशीन, इट विल कॉस्ट 20,000 एंड विल प्रोड्यूस कैश इनफ्लो 7,000, 7,500, 8,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, व्हाट इज द एनपीवी विद द डिस्काउंट रेट इज 10%। तो हमें यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकालनी है और डिसाइड करना है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखो वैसे तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया, पर एक्चुअली में ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, तो इसके लिए देखो हमें चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अगर आपको फ्यूचर में कोई कैश इनफ्लो मिल रही है
और उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू को निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ना उस साल का जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन, जहां पर आई है डिस्काउंट रेट और एन है आपको कितने टाइम पीरियड बाद जो है वो पैसे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जब एक साल के बाद आपको 7,000 रुपये मिले तो हमें एक साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1, क्योंकि आई क्या है यहाँ पर 10% है और 1 आपका नंबर ऑफ पेमेंट, एक साल के बाद आपको पेमेंट मिल रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 ये आपका 0.909 आ जाएगा। ऐसे आपको सेकंड ईयर करना है, थर्ड ईयर करना है, और जैसे ही आपके ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकल आएंगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7,000 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी आपकी। तो 7,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6363 है, 7,500 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6195 है, और 8,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6008 है। अब आपको टोटल निकालना है कि सम कितना है इसका, तो आपको क्या करना है, 6363 प्लस 6195 और 6008, तो ये आपका आ रहा है 18,566। इसमें से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये, वो आपको यहाँ पर माइनस कर देनी है। जब आप माइनस करोगे तो आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो आएगा 1434, और ये माइनस में है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंसीडर इन्वेस्टिंग अ न्यू मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 6 लाख and it is expected to generate cash inflows is 2 lakh per year for the 5 next year. The company required rate of return is 12%. Calculate the NPV and the investment calculate the NPV of investment. Advise the company on whether it should proceed the purchase. तो कंपनी यहाँ पे देखना चाहती है कि अगर वो मशीन को परचेज करते हैं तो क्या ये डिसीजन हमारा प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो आपको कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं वो यहाँ पर हर साल सेम मिल रहा है, जो कि है 2 लाख रुपए। और अगर आपको सेम मिलता है ना, तो आप आसानी से इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर तो आपको एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ा ना, टेबल पर यहाँ पर आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना एक तरह की एन्युटी है, और एन्युटी की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहो तो वो आसानी से निकाल सकते हो, बस उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर हम बात करें तो वो क्या है, सी, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, उसके बाद आर 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहां पर जो सी है वो कैश फ्लो है, कैश फ्लो कितना है यहाँ पर 2 लाख रुपए का है, और जो 1 प्लस आर, आर क्या है आपका यहाँ पर डिस्काउंट रेट जो कि 0.12 है, एन क्या है नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो 5 साल तक पेमेंट मिलेगी तो एन नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, माइनस 1, उसके बाद आर क्या है 0.12, और यहाँ पर 1 प्लस 0.12 की पावर 5। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, तो ये आपका 2 लाख और ये आपका 1.12 की पावर 5 माइनस 1, और यहाँ पर आपका 0.12 और ये 1.12 की पावर 5। ठीक है, तो हम कहते हैं 1.12 की पावर फिफ्थ पावर निकालते हैं, तो ये आ गया 2 3 4 5, तो ये आ गया 1.76, तो ये आ गया 2 लाख इंटू 1.76 माइनस 1 0.12, और ये आ गया 1.76। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो 1.76 में से माइनस कर देना है 1 को, तो ये आ गया 0.76, तो ये आ गया आपका 2 लाख इंटू 0.76 डिवाइडेड बाय 0.12 और 1.76। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.76 को डिवाइड करना है, पहले तो 0.76 को डिवाइड करना है आपको 0.12 के साथ, फिर उसके बाद डिवाइड करना है 1.76 के साथ, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3.59, तो ये आपका 2 लाख और 3.59। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.59 के साथ, तो ये आपका यहाँ पर 7,18,000 आ जाएगा। तो ये आपको जो 5 सालों तक 2-2 लाख रुपए मिलेंगे ना कैश इनफ्लोस, उनकी प्रेजेंट वैल्यू है वो है 7,18,000। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर कंपैरिजन करना है, तो अगर आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे निकालोगे, तो ये जो 7,18,000 रुपये आपने निकाला, इसमें से जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 6 लाख रुपए की, उसे आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो ये आपका सीधा सीधा 1,18,000 रुपये जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नज़दीक की जो वैल्यू है वो है ऑप्शन ए, डेसिमल की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, पर जो करेक्ट आंसर है
वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। ये आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीचर्स ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूड्स। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की क्या फीचर्स होते हैं, पहला देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट डिस्काउंट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर अगर हम फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करते हैं ना, तो वो आपका कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक एबीसी कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, एक्स प्रोजेक्ट में, ठीक है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 5 लाख का, और फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे मान लो 2 सालों के बाद वो मिलेंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 10% यहाँ पर डिस्काउंट रेट है, और 10% के ऊपर जब आपने इसको डिस्काउंट किया और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो ये 5 लाख निकल कर आई। ठीक है, और ये कैश आउटफ्लो के इक्वल हो गया, जिसकी वजह से आपका जो एनपीवी है वो जीरो हुआ, क्योंकि देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से अगर आप कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस करोगे तो जीरो आएगा ना, सेम है क्योंकि। तो ये जो 10% है इसी को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कहते हैं। ठीक है, और जो आयरर मेथड है ना, उसके अंदर हम बेसिकली प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर जो है वो किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, हमने फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अगर आपका जो आईआरआर है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, जिस कॉस्ट के ऊपर आपको कैपिटल मिले, जैसे अगर आपने बैंक से 10% के ऊपर लोन लिया है तो ये आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि आपने इसी पैसे को प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट किया है, तो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो कॉस्ट आ रही है कैपिटल की वो 10% है। तो प्रोजेक्ट से आपको जो रिटर्न आनी चाहिए ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 12% है तब आप इन्वेस्ट करोगे ताकि 2% का आपका प्रॉफिट हो। अगर अगर इससे कम है, जैसे अगर 8% आपको रिटर्न मिले, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे, जब भी हमें देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है ना, तो हमें दो नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, एक प्लस में और एक माइनस में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10% के ऊपर अगर आप डिस्काउंट करते हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख की है प्लस में, और 12% पे करते हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो -25,000 की है। ठीक है, तो अब हमें आयरर निकालना है, वो कैसे निकलेगा, आयरर इज इक्वल टू आर ए प्लस एनपीबी एट ए, और एनपीबी माइनस एनपीबी एट बी, आर बी माइनस आर ए, जहां पर जो आर है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि 10% है, और जो बी है वो बेसिकली हायर इंटरेस्ट रेट है। एनपीबी ए यानी कि 10% के ऊपर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो कि 10,000 है, और एनपीबी बी यानी कि जो हायर रेट के ऊपर हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो, तो आर ए आपका कितना है, यहाँ पर 10% का है। ठीक है, और एनपीबी एट ए वो है आपका 1 लाख रुपए का, और एनपीबी एट ए 1 लाख माइनस एनपीबी एट बी -25,000, और यहाँ पर आपका 12 - 10, तो ये 10% प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000 पे, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया तो ये ऐड होके इतना आ गया, और ये आपका 2% आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 लाख को डिवाइड करना है, 1 लाख को डिवाइड करना है 1,25,000 के साथ और इंटू कर देना है, तो ये आपका 0.8 आ जाएगा, 0.8। ठीक है, अब इसे आपको 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पर 10% जो भी है प्लस आपका 1.6%, 1.6%, तो ये कितना होगा 11.6%। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 11.6% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है आपका 11.6%, और अगर अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे। जैसे अगर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पर 10% है, तो 11.6% यानी कि 1.6% ज्यादा है, तो आप इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज इसको जो है वो रिजेक्ट जो है वो कर दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर रिलेटेड थे, आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल और लॉन्ग टर्म टर्म लोन अप्रेजल के साथ। तो आई होप
आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सीसीपी के लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम आप सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 10 चैप्टर जो है वो हो चुके हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है अभी तक, तो एक बार जाकर उन लेक्चर को ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। और अपकमिंग लाइव सेशंस को भी आपने ज़रूर अटेंड करना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट लाइव सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास से पहले हम उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर देंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली उस लिंक की हेल्प से हमारे लाइव क्लास के ऊपर जो है वो आ सकते हो और उसे जो है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ हमारे कोर्सेज को ज़रूर एनरोल करना, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज है उसके अंदर आपको सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहा है, लगभग 82% तक का, जिसके लिए आपको कूपन कोड भी यूज़ करना है विंटर। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जो ऑफ़र है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कहीं आपके हाथ से ऑफ़र छूट ना जाए। तो जल्दी कीजिएगा, ठीक है। और हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर लीजिएगा। ऐप मैंने आपको बता दिया है कि प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों ही जगह पर आपको हमारे ऐप जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रेटिंग ज़रूर प्रोवाइड करना कि आज के क्लास को आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से। उससे हमें मोटिवेशन जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।